तो अब हम लोग यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग है मेरे पास, ठीक है ना, बात करेंगे रिंग की। तो एक रिंग है मेरे पास, इस रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं इसमें करंट है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, क्लॉकवाइज कैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक छोटा सा सेगमेंट कंसीडर करेंगे। मान लो सेगमेंट की लेंथ है डीएल, कितनी है डीएल। तो सबसे पहले तो इस डीएल से पी को मिला दो। मान लो रिंग की रेडियस है स्मॉल आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मान लो d इज टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से सेगमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट, तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई वो होगा dB इज टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, सॉरी आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इस साइन थीटा की बात करें तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो उसके लिए हम एक छोटी सी बैंगल को लेते हैं। ये बैंगल है एक सर्कुलर रिंग। अब इस सर्कुलर रिंग के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर ये ऊपर सेगमेंट है और ये है अपने पास डी। अगर हम डी को देखें तो डी और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना 90 डिग्री, ये कुछ इस तरह से, तो ये एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल है कितना 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। चाहे मैं इसको ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, किसी भी एंगल पे रखूं, इस छोटे से सेगमेंट और इसके बीच में एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा। ये देखिए जो मेरी फिंगर हिल रही है ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री एंगल रहेगा। तो साइन थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री है यहाँ पे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, तो डीबी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ, सॉरी आर स्क्वायर नहीं डी स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके बाद फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीएल क्रॉस आर, ठीक है ना, तो डीएल कहाँ है हमारा, ये रहा, और क्रॉस आर ये। तो देखिए यहां से अगर मैं हाथ को लेकर के राइट हैंड यूज करूं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो डीएल क्रॉस आर, तो यहां पर आएगा डायरेक्शन इस तरफ, ऐसे कुछ ऐसा, तो डीबी का डायरेक्शन आ गया ये, ठीक। अब मान लो कि ये एंगल है थीटा, तो इधर आएगा डीबी कॉस थीटा और इधर आएगा डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये थीटा है तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये एंगल भी पूरा 90 है, ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन थीटा, ठीक है। नाउ सो द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन, देखो एक एक छोटा सा हम लोग सेगमेंट नीचे भी लेंगे, अगर सेगमेंट नीचे लेंगे तो सोचो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन विल बी कैंसिल आउट, तो इस सेगमेंट के ऑपोजिट जो सेगमेंट है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ और सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा। तो एक्सिस के अलोंग रह जाएगा, इसका मतलब जो बी नेट आएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं बी नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी cos theta, will be integration of dB cos theta. So we can say that what is dB? dB is mu naught integration of mu naught upon 4 pi I dl upon d square cos theta. अब थोड़ा सा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे cos थीटा की, cos थीटा, तो cos थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो r अपॉन दिस, r अपॉन d विल बी cos थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको
आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास डी स्क्वायर, नहीं कॉस थीटा आ गया, और डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया तो अंडर रूट हटा देंगे, ये हो गया। अब वैल्यूज रख देते हैं दोनों की यहाँ पे, तो बी नेट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये कॉस थीटा। तो मैंने सबसे पहले आई के बाद डीएल और डी स्क्वायर नहीं, सबसे पहले मैं कॉस थीटा रखा, तो आर अपॉन दिस आ गया, देन अपॉन का डी स्क्वायर ये रहा अपने पास, मल्टीप्लाई 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा डीएल। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और 1, 3/2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा डीएल बी नेट। अब अगर हम बात करें इस सेगमेंट के लिए लिमिट्स की, तो देखो लिमिट क्या कर सकते हैं हम लोग, डीएल जो है वो स्टार्ट होगा 0 से और पूरा खत्म हो जाएगा 2 पाई आर पे, तो 0 से 2 पाई आर, तो बी नेट अगर मैं निकालूंगा तो बाकी जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और फिर इंटीग्रेशन डीएल। अब समझिए डीएल पे ये सब कोई डीएल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए सब बाहर आ गए, है ना। अब क्या होगा, 0 से 2 पाई आर, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते, काम खत्म, म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रह जाएगा 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा बी नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग रिंग इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये बेसिक सा हमारे पास एक डेरिवेशन आया है, जो कि स्टेट बोर्ड वगैरह में भी काम आता है, और साथ में जे नीट का जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हमें डेरिवेशन आना चाहिए। तो हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो हम इस कंक्लूजन को लेंगे, बाकी सबको मैं इरेज करके फिर आगे की बात करता हूं। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर एक रिंग के पास करंट है तो इस रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग एक्सिस होगा और पैरेलल टू प्लेन नहीं होगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है इस केस के लिए, है ना। अब करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर, ठीक है, और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से, जिसकी रेडियस है आर और इसमें करंट है आई। इतना हमने सीखा। अब हम ये समझते हैं, सोचिए कुछ कंडीशंस रख करके बहुत कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर मैं कहूं x 0 है, x ये डिस्टेंस था, अगर x 0 है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे कर सकते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर की पावर 2 पावर 3/2, x तो 0 हो गया, तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब आप समझिए कि x 0 होने का मतलब ये होता है कि हम रिंग के सेंटर पर आ गए हैं। ये जो डिस्टेंस यहां था ना, ये कहां गया, पीछे आकर के एकदम सेंटर पे आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं बी सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग। तो हमने रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है। अब समझते हैं आगे, अगर मैं इस बी के बारे में बात करूं, आप समझिए अगर मैं आर को बढ़ाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सही है।
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। और अगर मैं आर को कम करूं, आर को सॉरी एक्स को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। एक्स को इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक फील्ड कम, मतलब मैं जैसे जैसे रिंग से दूर जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आता है कि जैसे जैसे आप सेंटर के पास आओगे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बी मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये स्मॉल आर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये है यहाँ पे वेरिएशन एक्स का, और ये क्या है, ये है बी, और वापस से ये कम होते जाएगा। इस तरह का एक ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम x को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, और x को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा जो कि उसके सेंटर पर होती है। अब आगे समझते हैं। तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि अपने पास रिंग है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अभी हमने क्या किया था, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, अब हम क्या करेंगे, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो हम लोग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो ओपन थंब है ना, ओपन थंब वो क्या बता देगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो फिंगर को करंट में रखो तो ओपन थंब क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ओपन थंब कहां पर है, अंदर की तरफ है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। और अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो हम क्या करेंगे, फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो ओपन थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी सिचुएशन में हम राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, वायर के केस में भी कर सकते हैं, और साथ के साथ रिंग के केस में भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग, हमने रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, बी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो पाता है क्या। कि हमने मान लिया कि एक रिंग है, इसकी रेडियस है r, कैपिटल R, और इसमें करंट है I। तो इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम छोटा सा सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे। सेगमेंट मान लेते हैं यहाँ पर ये है, इसकी लेंथ है DL। तो DL जो सेगमेंट है ये कितना डिस्टेंस पर है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। सो वी कैन राइट फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ dB is equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर, ठीक। तो ये तो आया सेगमेंट की वजह से। अगर हम पूरे कंप्लीट रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है तो डीएल ही आएगा। अब इसकी लिमिट्स की अगर हम बात करें तो लिमिट आएगी 0 से लेके 2 पाई आर, क्योंकि ये 0 है और घूमेगा पूरा आएगा वापस 2 पाई आर पे। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर आएगा डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और एल की लिमिट रखेंगे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू अ कंप्लीट रिंग, ठीक है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, बात शुरू हुई है यहां पर, ठीक है ना। मान लो एक आर्क आ गया, आर्क मान लो इतना सा एक आर्क है, इसकी रेडियस है r, और ये जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे ये है थीटा। अगेन करंट मान लो है क्या, I। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आएगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई डीएल, अगेन डीएल कंसीडर कर लो एक छोटा सा, ये डीएल हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा तो 90 हो जाएगा, तो और अपॉन आर स्क्वायर। अब कंप्लीट की वजह से निकालने के लिए वापस से इंटीग्रेट करेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डीएल, अपॉन में आर स्क्वायर भी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब बात करें इसकी लिमिट की, तो लिमिट मान लो यहाँ पर है 0, तो ये पूरा लेंथ इसका हो जाएगा आर थीटा, तो 0 से लेके आर थीटा। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बी आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर थीटा।
आर थीटा। तो कितना हो जाएगा ये कंप्लीट, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिखने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये कंप्लीट सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीट सर्कल का। ठीक है ना, इसके बाद इसको हम लिखेंगे थीटा अपॉन 2 पाई। देखिए 4 पाई हो गया नीचे और थीटा का थीटा आ गया। इससे क्या होगा सोचिए अगर मैं थीटा की वैल्यू 2 पाई रखूं तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यानी कि कंप्लीट रिंग की वजह से, कंप्लीट रिंग की वजह से आता है म्यू नॉट आई अपॉन। सोचिए अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई रख दूं तो बी मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, इसकी जगह पाई रखूंगा तो पाई से पाई कैंसिल अपॉन 4r, ये आ गया हमारे पास हाफ रिंग। ठीक है ना, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब ऐसा। ठीक है, मैं पाई की थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, मैं 360 रख दिया, पाई रख दिया, मैं 90 डिग्री रख सकता हूं। अगर सोचो मैं 90 डिग्री रख दो, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो बी कितना आएगा, 90 डिग्री का मतलब है इतना बड़ा एक आर्क है ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आर्क में, छोटा सा आर्क है 90 डिग्री का, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये हाफ सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है, पूरा सर्कल है। ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे 2 पाई हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पाई, यहां हो जाएगा पाई बाई 2, तो बी कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 रखूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसा है, चलो ये लेते हैं, एक सर्कल, हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, या करके एक बड़ा सेमी सर्कल और इसको ऐसे मिला दो। करंट मान लो एक सेम सेंस में एंटी क्लॉकवाइज हम इसमें फ्लो करवा देते हैं इस तरह से। ठीक है ना, मान लो करंट है आई, करंट कितना है आई है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है मान लो आर, और ये रेडियस है 2r, आर 2r। अब इसमें मुझे 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं, 4 चीजें हैं, एक है ये लाइन वायर है ना, स्ट्रेट वायर, फिर एक आर्क, फिर स्ट्रेट वायर, फिर एक आर्क, है ना। तो 2 सेमी सर्कल हैं और 2 हैं स्ट्रेट वायर, 2 सेमी सर्कल 2 स्ट्रेट वायर। सेंटर पे ये पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है एट पॉइंट P। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चारों कंपोनेंट की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, देन उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस वायर की और इस वायर की, दोनों वायर की। तो B ड्यू टू 1, अब स्ट्रेट वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। नहीं तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझो ये कहां पर है, ये सीधे वायर के ऊपर ही आ रहा है। अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अगर हमने वायर के बारे में बात करी तो वायर के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0, मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर साइड्स में। ठीक है ना, तो वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0, तो यहां पर इस पॉइंट पर 1 और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। तो 1 और 2 के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, तो हमें चर्चा किसकी करनी है, चर्चा हमें करनी है दोनों सेमी सर्कल्स की, 3 नंबर और 4 नंबर, दोनों सेमी सर्कल्स के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो B ड्यू टू 3 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट, मैं लिख देता हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसको सॉरी अच्छे से लिखते हैं, अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो सेमी सर्कल के लिए थीटा होता है अगेन पाई, तो थीटा बराबर पाई, तो B3 कितना आ जाएगा, B3 आएगा म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन 4r, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। हमने करंट आई माना है और रेडियस इसकी r है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन देखिए आएगा इनवर्ट्स। इनवर्ट्स को हम लोग कैसे बताते हैं, हम बताते हैं क्रॉस लगा के। तो B3 की डायरेक्शन आ गई इनवर्ट्स। ठीक है, नाउ विल डिस्कस B4, ये वाला बड़ा वाला आर्क जिसकी रेडियस है 2r। तो B4 के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्योंकि यहां पर भी एंगल थीटा तो पाई ही होगा, तो ये 4 पाई हो जाएगा, आर की जगह सॉरी 4, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, आर कितना हो जाएगा, आर के हो जाएगा 2r, आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2r, तो B4 कितना हो जाएगा
B4 विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 8R, म्यू नॉट आई अपॉन 8R। तो यहाँ पे हमारे पास B4 आ गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो सोचिए, इसका हमने छोटे वाले का बता रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को रखा था, जो ओपन थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आया था अंदर की तरफ। इसके लिए हम लोग फिंगर्स को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को हम कैसे डिनोट करते हैं? विद अ डॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसका अंदर है, तो बी नेट कितना आ जाएगा? बी नेट आ जाएगा B3 माइनस B4, ठीक है ना? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? पाई है, ठीक है। तो B3 कितना है? B3 हमारे पास है म्यू नॉट आई अपॉन 4R, म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 8R। तो कितना बचेगा? 8R एलसीएम आ जाएगा, यहां से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8R, ये बचेगा भाई, ये बी आ गया नेट। तो फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8R ड्यू टू दिस कंप्लीट सर्कल। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास 2D में, ये एक आर्क है, ये है, और यहां से ये दो वायर हैं, यहां से करंट अंदर जा रहा है, इसमें से घूम के वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है ना? दोनों वायर सेमी इनफाइनाइट वायर्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये वाला एंड तो हमें पता है। मान लो रेडियस है R, ठीक है ना? आर्क की रेडियस कितनी है? R है। क्वेश्चन सेम है, बीपी बताइए, ठीक? बीपी बताइए, दोनों वायर कहां तक है? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब इसका एक पॉइंट तो पता है, दूसरा पॉइंट हमें पता नहीं। अब यहां पर तीन चीजें हो गई, 1 2 और 3, ये तीन चीजें आ गई। अब है इन तीनों की वजह से यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 1 की वजह से, B1 कितना होगा? हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन, एक सेमी इनफिनिट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? चलिए, तो यहाँ पर B1 हम निकालना है, इसकी वजह से सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? हमें देखना है साइन अल्फा कितना है। साइन अल्फा है 90, अल्फा की वैल्यू है 90, दोनों वायर्स के लिए सेम रहेगा, और बीटा की वैल्यू है अपने पास 0 डिग्री, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसका एक पॉइंट हमें पता है, दूसरा नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा? B1 और B2 भी इतना ही होगा, ये B2 है, B2 भी इतना ही होगा। फिर हम इसकी डायरेक्शन देख लेंगे, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसा भी होगा डायरेक्शन देख करके। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह आ जाएगा R डिस्टेंस है, रेडियस R है, ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर उसको हम 2 से या तो ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है। सबसे पहले इसकी वजह से डायरेक्शन देखेंगे, B1 की तरफ वजह से आ रहा है अंदर की तरफ, और B2 की वजह से आ रहा है अंदर की वजह, अरे वाह, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ना? और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर की तरफ, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर की तरफ, ठीक है ना? क्रॉस लगा दिया, तो हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो बी नेट आ जाएगा, दोनों बी वायर आ जाएगा B1 प्लस B2, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बी वायर आ गया। अब चाहिए हमें बी सेमी सर्कल, बी सेमी सर्कल है ना, तो इसको मैं B3 कह दूंगा। बी सेमी सर्कल कितना होता है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R और थीटा अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया। थीटा की वैल्यू अगेन पाई हो जाएगी, तो B3 कितना आ जाएगा? B3 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ठीक। अब बी नेट निकालना है, सबसे पहले इसके लिए डायरेक्शन तो देखें, तो इसकी डायरेक्शन आएगी अगेन अंदर की तरफ, तो तीनों की वजह से, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, तो तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आ रही है। क्रॉस लगाता हूं मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इस चीज में ध्यान रखनी है। तो बी नेट कितना आ जाएगा? बी नेट आ जाएगा B1 प्लस सॉरी बी, हाँ, बी वायर प्लस बी सेमी सर्कल, ठीक है ना? बी वायर प्लस बी सेमी सर्कल। बी वायर कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस बी सेमी सर्कल। बी सेमी सर्कल कितना है? बी सेमी सर्कल है म्यू नॉट आई अपॉन 4R, म्यू नॉट आई अपॉन
4r, है ना। ये आ गया बी नेट, हो गया। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन लग सकते हैं, क्या क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, बाकी सब 2 पाई होता है 1.628 है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन ले लिया, 2 पाई को मैं लिख दूंगा 3.14 होता है ना 6.28 और प्लस का 1/4। तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अगर क्वेश्चन में आई यानी कि करंट और आर यानी कि रेडियस या डिस्टेंस की वैल्यू देगा तो वैल्यू रख करके हम एक न्यूमेरिक वैल्यू भी कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, और अगर हमें सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए तो इसको 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब सेम क्वेश्चन लेते हैं हम एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा 3D में करेंगे। तो एक सेमी सर्कल है और इसके साथ 2 वायर हैं जो कि इस तरह से है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये अपने पास सेमी सर्कल था, ये सेमी सर्कल, तो अभी क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वायर ऐसे थे, वायर दोनों ऐसे थे, ठीक है ना, ऐसे, और ये सेमी सर्कल ऊपर था, ये सेमी सर्कल था और वायर ऐसे थे, ठीक। अभी क्या हुआ, वायर तो ऐसे ही रहेगा है, और ये सेमी सर्कल ऐसे है और वायर ऐसे आ गए, पहले वाले में ऐसे थे सीधे, ये सब एक ही प्लेन में थे, लेकिन अभी सेमी सर्कल तो अपना एक्स वाई में है और ये है अपना एक्स जेड में, जो वायर है ये एक्स जेड प्लेन में आ गया, इस तरह से आ चुका है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, पहले एकदम सीधे सीधे थे तीनों, अभी ऐसे हो चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अगेन हम बी की वैल्यू तो वही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो इस वाले की वजह से आएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर आएगा, समझिए, इसको ऐसे रखा है, ये यूं है, ये दोनों वायर ऐसे हैं, भाई सेमी सर्कल मेरा तो ऐसे था, तो एक वायर तो ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये है मेरे पास जेड एक्सिस, ठीक। तो मेरा जो वायर है, वायर कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब सोचिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर नहीं आएगा। पहले कहाँ आया था, पहले आया था अंदर की तरफ, अभी आएगा नीचे की तरफ। तो मेरा वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी वायर, वो आएगा अलोंग माइनस वाई एक्सिस, यानी कि माइनस का जे कैप में आगे उसके जो भी आएगा बी के साथ उसमें माइनस जे कैप लगा सकता हूँ, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था दोनों वायर की वजह से, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी वायर आएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी की जगह अगेन आर ही आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह आ जाएगा आर। तो नेट अपने पास आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक आ गया हमारे पास। इसका डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप आएगा इसका, ठीक है ना, डायरेक्शन। नाउ ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर का तो सेम टू सेम रहने वाला है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन लेगा। देखिए इसका डायरेक्शन आएगा, अगर आप ध्यान से देखें अंदर की तरफ, तो माइनस का के कैप, जो बी वायर आएगा, बी वायर वो आएगा माइनस के कैप में, है ना, माइनस के कैप मतलब अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस माइनस जेड में जाएगा, है ना, पर जेड एक्सिस के अलोंग काम करेगा। तो बी सर्कल सेमी सर्कुलर वायर जो आएगा उसकी वजह से जो बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r अगेन थीटा अपॉन 2 पाई। देखिए मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लो, याद करना जरूरी। तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा, थीटा की जगह रख देंगे पाई, तो हो जाएगा 4r, ठीक है। ये बी सेमी सर्कल, तो बी सर्कल कितना आ जाएगा, ये आई गया, और साथ में लग जाएगा माइनस का के कैप। तो बी नेट कितना आएगा, बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस के कैप प्लस दिस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 पाई r और माइनस का जे कैप।
तो ये दोनों को हमें ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन और अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं, साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, मतलब एक साथ तो नहीं, 1 बाय 1 ही करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, और ये एंगल है थीटा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे 2 चीजें होंगी, बी नेट आएगा ड्यू टू बी वायर प्लस बी सर्कल, आर्क, जो भी आर्क है उसकी वजह से, है ना। तो बी वायर और बी आर्क ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें समझना होगा कि सबसे पहले देखो ये एंगल थीटा है, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा बाय 2, ये एंगल थीटा बाय 2, ठीक। इसकी रेडियस है r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, ये d है हमारे पास, ये डिस्टेंस है d, तो d हो कितना जाएगा उसको सबसे पहले समझते हैं। तो b आएगा हमारे पास म्यू नॉट i अपॉन 4d, d की जगह लिख सकता हूं r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, ठीक है ना। अल्फा की जगह थीटा बाई 2 है, बीटा की जगह भी क्या है, थीटा बाई 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा, सबसे पहले वायर का देख रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अच्छा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r tan थीटा बाई 2। ये तो आ गया हमारे पास वायर की वजह से। अब हम इस सर्कल की बात करें, जो सर्कल है, सर्कल कितना बचा, सर्कल बचा अपने पास 2 पाई माइनस थीटा, तो बी सर्कल आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2r और थीटा, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, इसको ऐसे रख देंगे, प्लस इसका प्लस हो जाएगा ये। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, और इसका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अंदर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, तो दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर की वजह से हो गया, और ये सर्कल का आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, 4 पाई लिख देता हूँ सीधे, 4 पाई आर, 4 पाई आर 2 पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया दोनों की वजह से। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी थोड़ा रोचक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई आपके पास एक सर्कल था, आपने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया, टुकड़ा काट के एक पिज्जा का स्लाइस ऐड कर दिया, पिज्जा का स्लाइस ऐड कर दिया, तो ये एंगल मान लो थीटा है, चलो, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, तो बी कितना आएगा, बी r1 की वजह से, r1 रेडियस का जो सर्कल है ना, ये बड़ा वाला रेडियस, छोटा रेडियस सॉरी, r1 रेडियस की वजह से कितना आएगा, देखो यही आएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r और 2 पाई माइनस थीटा, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। तो इसमें लगा देंगे डॉट, क्या लगा देंगे, डॉट, बाहर की तरफ, है ना। और इसकी वजह से भी बाहर ही आएगी, Br2 बाहर आएगी, कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r और थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, अपॉन 2 पाई, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r। दोनों को ऐड कर देते हैं, Br1, सॉरी बी नेट लिखेंगे, बी नेट इज इक्वल्स टू Br1 प्लस Br2, Br1 प्लस Br2, तो Br1 कितना है, Br1 है ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r1, r1 है यहाँ पे, r2 है यहाँ पे, है ना, r1 2 पाई माइनस थीटा प्लस दिस, ये भी बाहर की तरफ ही आएगा ना, इसका डायरेक्शन भी आउटसाइड है, तो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई r2। अब जो कॉमन आएगा ले सकते हो, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। चलिए, तो अब एक स्पेशल अरेंजमेंट की हम लोग बात करेंगे। उस अरेंजमेंट में क्या होता है कि दो लूप्स ले लेते हैं, करंट कैरिंग लूप होते हैं दो, इस तरह से, ठीक। और इसमें करंट का जो सेंस है, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो भी सेम रहता है, इस तरह से लेंगे, तो सेम सेंस में इसमें करंट फ्लो करता है दोनों में। और अगर इनकी रेडियस है r, मान लेते हैं कि इनकी रेडियस है r ईच, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी r ही मेंटेन किया जाता है। इस स्पेशल अरेंजमेंट का नाम होता है हेल्महोल्ट्ज, HOLTZ, होल्ट्ज
अरेंजमेंट, हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं इसको। इस कॉइल में बेसिकली हम यूज करते हैं इसको टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके बीच में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की, है ना। इस सेंटर की बात करते हैं तो कि एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल लाइन पर कितना होता है। तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पर, उसकी एक्सिस पर बेसिकली इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल्स टू r/2 है, जो कि एक्चुअल में है, ये मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस दोनों कॉइल्स के बीच का r है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा r/2 पर। तो r/2 लिख दिया यहाँ पे, r/2 का मतलब हो गया x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, r की जगह कैपिटल R लिख देता हूँ, कैपिटल R स्क्वायर 2, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस, और यहाँ हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। दैट्स इट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5r स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 5 को तो मैं इसको लिखना 5 पावर 3/2, और मैं लिखूंगा r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। तो 5 की पावर 3/2 अलग लिख दिया और r/2 का स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दिया। इससे क्या होगा, देखिए स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 5√5 एंड ये से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r³ बाय, इससे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचेगा 2 पावर यानी कि 8, सही है। हाँ, तो ये हो जाएगा 8, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट 8 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी पार कैंसिल हो जाएगा ना एक पार, तो 2r और हो जाएगा 5√5। तो इस तरह का एक फॉर्मूला आ जाएगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, ठीक है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास ड्यू टू वन कॉइल। बेसिकली एक्चुअली इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 म्यू नॉट आई आर 5√5, ठीक। अब ये आया है एक की वजह से, यहाँ पे कितनी कॉइल्स है, 2, तो टोटल बी नेट आ जाएगा 2 इंटू बी, क्योंकि 2 कॉइल्स हैं और दोनों की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो पहले वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर इधर, और दूसरी वाली की वजह से भी इधर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हमने, दोनों का ऐड हो जाएगा 2 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 8 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5 आर। ये हमारे पास बी नेट आ गया, किसकी वजह से, दोनों कॉइल्स की वजह से, टोटल बी नेट। अब होता क्या है, अगर हम किसी एक की बात करें, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर, किसी भी व्हाट कैन वी से, एक कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है ना। अगर इसके कंपेयर में इसको देखेंगे तो जो बी नेट आ रहा है ना, इसको मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, तो बी नेट जो आएगा वो आएगा 1.4 टाइम्स ऑफ बी मैक्स, ऐसा। तो किसी एक कॉइल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, ठीक है।